की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। फाइनली कल जून सीरीज की समाप्ति हुई 8,400 के ऊपर मजबूती के साथ। बड़ा सवाल है कि अब आज से शुरू होने वाली जुलाई की सीरीज कैसे रहेगी और क्या अब यहां पर और तेजी के मौके हैं या फिर मुनाफा वसूली करने का समय आ गया। कैसे हो आपकी रणनीति इस बाजार में और ग्लोबल चिंताओं के बीच कैसा रहेगा बाजार, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हर्षदा सावंत। कल जून सीरीज की समाप्ति हमने देखा 8422 का हाई जरूर दिखा है, लेकिन 8400 के आसपास ही दिन की समाप्ति हुई है और पूरा एक्शन दोपहर बाद ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स में भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हरकत तेजी की बनती हुई दिखाई दी। रन ओवर गेन्स नहीं थे, लेकिन कुछ मजबूत माहौल जरूर देखा गया है अनिल। लेकिन जून सीरीज उम्मीदें थी कि हम 8400 एंड बियॉन्ड जाकर टिकेंगे, उसके बहुत करीब आकर समाप्ति हुई है। तो ऑप्टिमिज्म है नहीं है, कैसे आप रेट करेंगे अब जून सीरीज? सीरीज बुरी नहीं है, जो जिन लेवल्स के आसपास समाप्ति हुई। इनफैक्ट हर्षदा, जब से पिछले 9-10 दिनों से तेजी शुरू हुई है, शायद ही बाजार में कोई ये होगा, एक भी आदमी ऐसा होगा जो ये मान रहा होगा कि 8500 के पार भी हम निफ्टी पर निकलेंगे सीरीज में समाप्ति के पहले। तो उस लिहाज से अगर हम 8400 के आसपास समाप्ति किए हैं तो बुरी नहीं कही जा सकती, खासतौर से तब जबकि ग्लोबल चिंताएं ग्रीस को लेकर अब भी बरकरार है। उसके बावजूद भारतीय बाजारों में पिछले 10 दिनों से मोमेंटम बनता हुआ दिखा है और फर्स्ट हाफ जिस तरह से सीरीज का काफी कमजोरी भरा था, तो उसको देखते हुए सीरीज का अंत बुरा नहीं है। और एक और पॉजिटिव बात जो है वो ये कि पहले 3 सीरीज लगातार हमने नेगेटिव देखी थी, उसके बाद पिछली सीरीज में एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी, बहुत ज्यादा नहीं, मामूली। तो ऐसे में एक लगातार दूसरी सीरीज में पॉजिटिव क्लोज होना इस लिहाज से सही है कि आपके लिए ट्रेंड शायद बदलने के आसार बने। तो अब इस लिहाज से जुलाई की सीरीज ज्यादा अहम होगी, क्योंकि एक तो ये कि हम इस सीरीज में हाईएस्ट लेवल पर जाकर क्लोज देते दिख रहे हैं, जो कि इस सीरीज का हाईएस्ट लेवल 8425 के आसपास का, उसके बेहद नजदीक क्लोज दे रहे हैं। तो अब जुलाई की सीरीज में इन लेवल्स को होल्ड करके ऊपर जा पाना ये बड़ा चैलेंज होगा। जुलाई की सीरीज में जो बड़ी इवेंट्स है वो बाजारों के लिए डायरेक्शन देने वाली। शुरुआत शायद अब पूरी तरह से ग्रीस के साथ होगी। ग्रीस का संकट किस तरफ जाता है, सुलझता है, तो शायद सीरीज की शुरुआत आपको फर्स्ट हाफ में ज्यादा बेहतर ट्रेड के मौके दिखे, पॉजिटिव साइड पर सीरीज आगे बढ़ती हुई दिखे। लेकिन असली एक्शन जो जुलाई में शुरू होगा वो सेकंड हाफ में होगा, जब 20 जुलाई के आसपास आपको मॉनसून सेशन शुरू होता हुआ दिखेगा। तो वहां पर किस तरह का कामकाज हो सकता है, क्या जीएसटी बिल इस बार पास होगा, इस पर नजर होगी। दूसरी बात, सेकंड हाफ में आप जुलाई में देखेंगे नतीजों का सीजन शुरू होता हुआ दिखेगा फुल फ्लेज, और ऐसे में नंबर से ज्यादा उम्मीद है नहीं, तो नंबर्स के दम पर क्या बाजार ऊपर सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। और इस बीच मॉनसून वैसे अब थोड़ी सी चिंताएं कम कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जुलाई का मॉनसून भी अपनी एक अहमियत रखता है। तो वहां पर किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, तो ये 3 बड़ी चीजें हैं जो जुलाई की सीरीज में ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए। तो उम्मीद कर सकते हैं आप इन 3 चीजों के चलते और शुरुआत में ग्रीस के चलते ये एक्शन भरी सीरीज रहेगी, भले काफी लंबी हो, 5 हफ्तों की। लेकिन आज इंटरनेशनल मार्केट से क्या संकेत मिल रहा है, उस पर भी एक चेक ले ले, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी तो संकेत दे रहा है कि शुरुआत हमारी थोड़ी बिकवाली के दबाव के साथ होती हुई दिखाई देगी। आशीष बताइए क्या है डेवलपमेंट्स और क्या एक्शन फिर एशिया में? और कमजोर संकेत है। अमेरिका, आपको याद होगा, परसों के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी खासी कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था और कल भी अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा 1/4 से आधे % का दबाव। इनफैक्ट अच्छी शुरुआत के बाद दिन के लोज पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए। ग्रीस तो एक कंटिन्यूड ओवरहैंग बना हुआ है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पे। इस हफ्ते इंटरेस्टिंग था, मंडे ट्यूसडे को सब पॉजिटिव हो गए थे कि ग्रीस की डील अब जल्द लॉक हो जाएगी, जल्द कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। लेकिन बुधवार ऑनवर्ड्स बुरी खबरों का सिलसिला वापस शुरू हो चुका है। कल भी जो बैठकें हुई बेनतीजा रही, उसके चलते एक नर्वसनेस वहां पे ऑब्वियसली आई। इसके अलावा ध्यान रखें इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा बुलिश फटीक जिसे कहते हैं, यानी कि अब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लोग बाइंग नहीं कर रहे अमेरिकन मार्केट्स में। नियर लाइफ हाइज के आसपास अमेरिकन मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। उसका परफेक्ट एग्जांपल है डाउ ट्रांसपोर्ट। कल भी हमने हाईलाइट करा था 2% का दबाव था और यहां पे थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में भी वहां पे हमने देखा ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आ रहे हैं, जॉबलेस क्लेम्स हालांकि उम्मीद से कमजोर थे, लेकिन लगातार अब 3 लाख के नीचे के नंबर्स आ रहे हैं, जो दिखा रहा है यूएस का जॉब मार्केट इंप्रूव हो रहा है। और साथ साथ ध्यान रखें वहां पे जिस तरह का आंकड़े आए यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग के 6 साल के हाईस पे वो भी पहुंचे। तो ये सब अब दिक्कतें आ रही हैं। अब लोगों को ये भी डर लग रहा है कि फेड जल्द मूव कर सकता है। यूरोप मिक्स था, यूरोप इंटरेस्टिंगली बहुत ज्यादा दबाव नहीं दिखा रहा है। कल हमने हाईलाइट करा था लंदन के मार्केट्स हरे निशान पे थे और यहां पे आज आपकी स्क्रीन पर जर्मनी के मार्केट आपको हरे निशान में नजर आएंगे। अदरवाइज आधे % से 1/4% के आसपास यूरोप कमजोर था।
कल ध्यान रखें वो डेडलॉक जो था ग्रीस और उसके क्रेडिटर्स की जो तमाम बैठकें हुई बेनतीजा रही, कुछ निकल के नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर ग्रीस के जो है उन्होंने लेंडर्स के साथ बातचीत करी, उसमें कुछ नहीं निकला। यूरोपियन फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, विदाउट प्रोग्रेस वो मीटिंग भी खत्म हो गई। अब कहा जा रहा है सैटरडे को फिर से एक आपातकालीन बैठक होने वाली है। इस बीच एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के स्टेटमेंट्स आए, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा बेल आउट प्रोग्राम के अलावा कोई भी फंड्स देना ग्रीस को इन करंट कंडीशंस में। तो थोड़ी सी दिक्कत की बात, और इसीलिए शायद एशिया का मूड बिगड़ा हुआ है। एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद 1/3% के आसपास की कमजोरी के साथ इस नई सीरीज की शुरुआत नहीं कराएंगे। तो ये तमाम क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से आने, तो उसी का असर ज्यादा भारतीय बाजारों पर आज हावी होता हुआ दिखाई देगा। शायद यही वजह है कि एसजेएक्स निफ्टी भी नेगेटिव। एक्चुअली एसजेएक्स निफ्टी के नेगेटिव होने की वजह ग्लोबल मार्केट तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हमारे अपने फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि एक्सपायरी के पहले अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, तो उस वजह से भी शायद आपको फ्रेश खरीदारी का मोमेंटम एक बार की सीरीज की शुरुआत में ना दिखे। लेकिन अल्टीमेटली ग्लोबल ट्रिगर्स अब काफी इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर से ग्रीस में जिस तरह के लगातार डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, और एक जो बाजार को उम्मीद बन गई थी कि ग्रीस का संकट आसानी से सुलझता हुआ दिखेगा, जिस तरह से ग्रीस ने पहले अपनी तरफ से समझौते के संकेत दिए थे, लेकिन अब लग रहा है कहीं न कहीं मामला थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखा है या मुश्किल होता हुआ दिखा है। लेकिन मेरी नजर इस वक्त शंघाई के बाजारों पर भी है। आप देखिए लगातार वहां पर जो कमजोरी होती दिख रही है, फिर से 2% का नुकसान आज है। शंघाई के बाजारों को सेंटीमेंट के लिहाज से कुछ समय तक आप ये मानकर चल सकते हैं कि भारतीय बाजारों के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर शंघाई के बाजार काफी तेजी से इसी तरह से टूटते दिखे तो फिर आपको ग्लोबल मार्केट्स पर क्रैक आता हुआ दिखेगा, कमजोरी आती हुई दिखेगी, और वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि शंघाई के बाजार 10 या 15% टूट जाए और बाकी किसी बाजार पर किसी तरह का कोई असर न पड़े। अल्टीमेटली वहां पर भी विदेशी निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, ऐसे में उसका इंपैक्ट भले उतना ना हो, कुछ हद तक कम, लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको अमेरिका पर, यूरोप पर होता हुआ दिखेगा, और फिर ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं होंगे। तो अब चाइना के मार्केट करेक्ट होकर उन लेवल्स के आसपास आ चुके हैं जहां से अब ज्यादा कमजोरी होना ग्लोबल मार्केट्स के लिए चिंता की बात हो सकती है। तो चाइना पर भी आपकी उतनी ही नजर होनी चाहिए जितनी आपकी ग्रीस पर नजर है, और उस लिहाज से मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि हो सकता है इन सारे ग्लोबल संकेतों के बीच में अब आपको थोड़ी सी कमजोरी आती दिखे रुपए में, तो रुपए भी अगर फिर से 65 के आसपास या उसके पार जाकर कमजोर होता नजर आए तो वो एक चिंता की बात हो सकती है। और आप देखिए रुपए में 6350 के ऊपर की अपसाइड बन नहीं रही, तो ये कुछ एक संकेत है ग्लोबल मार्केट्स के जो थोड़े कंफर्ट कम करने वाले हैं। अब जिस तरह से अमेरिका में डेटा आ रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं शायद ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी का एक जो लगातार बात की जा रही है वो बढ़ती दिखे। तो इन सारे संकेतों के बीच में ग्लोबल मार्केट से थोड़ा कॉशियस रहने की, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, और ये संकेत थोड़े नेगेटिव साइड पर है। जी हाँ, और अगर आप देखें तो उसका कुछ इम्पैक्ट आज ओपनिंग ट्रेड पर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन एफआईआई के डेटा पर अगर नजर डालें तो अगर सिर्फ कल के सत्र को एनालाइज करें, कैश मार्केट में हमने देखा है खरीदारी देखने को मिली है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कल मार्केट में ज्यादा एक्टिव नहीं थे, इनफैक्ट उन्होंने हल्की सी बिकवाली की। फायदे बाजार की एक्सपायरी के चलते फिर से एक बड़ा आंकड़ा एफएनओ मार्केट में एफआईआई की ओर से आया है। कैसे पढ़ना चाहिए इस डेटा को? आज से देखेंगे आंकड़े हर्षदा किस तरह के रहते हैं, क्योंकि कल के आंकड़े ज्यादातर एक्सपायरी के मुंह के थे और पोजीशन रोल को लेकर थे। 2225 करोड़ की निफ्टी में अगर आप समझे, इंडेक्स में अगर आप समझे कि खरीदारी हो तो फिर सेंसेक्स निफ्टी सिर्फ 8400 पर बंद हो जाए, निफ्टी वैसा हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ शॉर्ट पोजीशन से थोड़ी सी कवर होती हुई दिखी है एफआईआई की इंडेक्स फ्यूचर्स में, निफ्टी फ्यूचर्स में, लेकिन कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा जरूर है, लेकिन सामने स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखिए 1080 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली है। तो इन आंकड़ों में एडजस्टमेंट ज्यादा है, और इंटरेस्टिंग बात है कि कई सेशन की अच्छी खरीदारी के बाद स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा बिकवाली का आंकड़ा आया है। तो कैश और फ्यूचर्स की आर्बिट्राज पोजीशन रिवर्स होती दिखी है एफआईआई की, तो मैं इन आंकड़ों में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहूंगा, और पढ़ना है तो फिर सिर्फ एक आंकड़ा अहम है ट्रेडर्स के लिए, और वो है 2120 करोड़ के ऑप्शंस की खरीदारी का। और यहां पर एफआईआई ने क्या किया वो आपको देखना जरूरी है। और ऑप्शंस में दोनों ही तरफ अगली सीरीज में खरीदारी होती हुई दिखी है, और ये इंटरेस्टिंग है। पुट ऑप्शंस में भी आप देखें तो लगातार हर लेवल पर 8000 से लेकर 8500 के लेवल पर हर लेवल पर एफआईआई ने पुट खरीदे और ब्रॉडली 4-4, 5-5 लाख शेयर खरीदे। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कॉल्स में भी अगर आप देखें तो 8400 से लेकर 9000 की रेंज में एफआईआई की तरफ से कॉल्स में खरीदारी हुई। तो अगली सीरीज के लिए बजाय इस वक्त सीधे तौर पर एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशन बनाने के ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करते हुए दिखे, और ऑप्शंस में खरीदारी का आंकड़ा इसी लिहाज से दिखा रहा है कि 2100 करोड़ की खरीदारी आई, तो साफ तौर पर हेजिंग वाला आंकड़ा है। तो ओवरऑल आंकड़े अगर आप देखें तो आज के आंकड़े और आज के बाद के आंकड़े ज्यादा अहम होंगे डायरेक्शन के लिहाज से। और वायदे बाजार अनिल
जून की सीरीज के बाद अब इस सीरीज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि हमने देखा है एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में जून की सीरीज में 2000 करोड़ प्लस की खरीदारी की। इंडेक्स ऑप्शंस में बड़े पैमाने पर इनकी पोजीशंस आती हुई दिखाई दी थी, हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़े से हल्के थे। तो क्या अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फोकस में रहेगा जुलाई सीरीज में, या फिर वो बेट करेंगे इंडेक्स पर? इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले 4-5 सेशन में एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में अपना एक्शन बढ़ाया है, तो इसका मतलब साफ है कि बाजार के डायरेक्शन को लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट भले ही ना हो, लेकिन स्टॉक्स में उन्हें पता है कि क्या करना है, क्योंकि उनकी कोर होल्डिंग है। लेकिन जो सीरीज की शुरुआत में आंकड़े दिख रहे हैं वे बेहद इंटरेस्टिंग है। पहला आंकड़ा तो मैं पुट कॉल रेशियो का देना चाहूंगा, जो 1.03 पर है। तो ये कह सकते हैं कि सीरीज थोड़ी सी हायर पोजीशन पर बनती हुई दिखी। आप देखें भी तो अगर निफ्टी पर पिछली सीरीज में जब हमने शुरुआत की थी जून की सीरीज के, तो 1 करोड़ 33 लाख शेयर निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में थे, यहाँ पर बढ़कर 1 करोड़ 46 लाख शेयर निफ्टी में दिख रहे हैं। तो थोड़ी सी निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन है वो हायर साइड पर है। यही अगर पुट कॉल रेशियो पिछली सीरीज की तरह 0.9 के आसपास या उसके नीचे होता तो हम ये कहते हैं कि कंफर्ट लेवल ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि सारे शॉर्ट्स ही रोल ओवर हुए, लॉन्ग्स भी रोल ओवर हुए हैं, और यही वजह कि आप पुट कॉल रेशियो को 1 के ऊपर देख रहे हैं। तो थोड़ा सा बाजार उस हिसाब से हेवी है तेजी की तरफ। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है पुट कॉल रेशियो के लिहाज से। लेकिन बाकी आंकड़े जो साफ तौर पर बता रहे हैं वो ये कि आप देखिए आपके लिए क्या लेवल्स अहम हैं वायदा कारोबार में इस सीरीज में। वैसे देखा जाए तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 7,900 पर है, यहां से काफी दूर है। तो आप देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि क्या ट्रेडर्स इस वक्त इस सीरीज में नीचे की रिस्क ज्यादा देख रहे हैं, कम से कम ये तो दिख रहा है आंकड़ों से। अपसाइड कितनी है, 8,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है, तो आपको अपसाइड पता दिख रही है कि आप यहां से मुश्किल से 100 पॉइंट किए, वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि 7,900 पर 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 8,500 पर सिर्फ 25 लाख शेयरों का, यानी कि इसे पार करना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएगा, लेकिन करना आसान है। तो ये 2 लेवल्स है। लेकिन जहां तक आज या अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन का सवाल है, सीरीज की शुरुआत में क्या संकेत मिल रहे हैं वायदा कारोबार के लिए, और उसके लिए 2 आंकड़ों पर आपको नजर रखनी चाहिए। पहला आंकड़ा तो 8,500 का है, जहां पर कल 9 लाख शेयर नए जुड़े हैं कॉल्स में, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी वहीं पर है 25 लाख शेयरों का। इसका मतलब साफ है कि आपकी अपसाइड बहुत क्लियर कट नजर आ रही है कि इस सीरीज की शुरुआत में 8,500 के ऊपर बाजार जाने के लिए एकदम तैयार नहीं है। उसके लिए आपको कुछ बड़े पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए, या तो ग्रीस से आए या फिर एफआईआईज की तरफ से दमदार खरीदारी। ये 2 ट्रिगर होंगे तो आप 8,500 के पार जा पाएंगे। तो यहां से यानी कि आपको पता है यहां से अपसाइड आपकी 75-100 पॉइंट से ज्यादा की नहीं है। अब डाउन साइड रिस्क कितनी हो सकती है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, इमीडिएटली जो डाउन साइड का आंकड़ा जो बनता है वो बनता है 8,300 का। और कल के सेशन में देखिए 9 लाख शेयर 8,300 के पुट में ऐड हुए हैं। तो ट्रेडिंग रेंज बेहद क्लियर कट है, नीचे की तरफ 8,300, ऊपर की तरफ 8,500, और सीरीज की शुरुआत में इन 2 लेवल्स को ध्यान में रखकर पोजिशनल ट्रेडर्स को अपनी रणनीति बनानी चाहिए। ये है फिलहाल वायदे बाजार के लिहाज से रुझान। लेकिन आज मार्केट काउंटडाउन में और पहला सौदा में कॉर्पोरेट इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट से सब आपको दिखेंगे 8:40 पर। सबसे पहले आप देखेंगे 3 दिग्गज बैंकर्स, HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख, कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस चेयरमैन उदय कोटक और एक्सिस बैंक की MD और CEO शिखा शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत। इसके अलावा बताएंगे आपको कि जुलाई सीरीज में कैसी रहेगी बाजार की चाल, कहां हैं आपके लिए खरीदारी के मौके। HRBV सॉल्यूशंस के PS हरियर जुड़ेंगे हमारे साथ 9:30 बजे। ग्रीस और चीन की चिंताओं के साथ ही ग्लोबल मार्केट्स का क्या असर पड़ेगा भारतीय बाजारों पर, एफआईआईज क्या देख रहे हैं भारतीय बाजारों के बारे में, इन सब पर बात करेंगे हम जूलियस बैर के एशिया रिसर्च हेड मार्क मोबिस से 9:40 पर। इसके अलावा देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट विवेक डेब्रॉय से जानेंगे कि आर्थिक रिफॉर्म्स की रफ्तार कैसी है, ये भी आज होगा 9:45 बजे। लेकिन बड़ा सवाल आज का यही है कि आज आपका ओपनिंग ट्रेड क्या हो, कंसिडरिंग एक्सचेंज निफ्टी हल्की सी गिरावट के संकेत दे रहा है, और हम एक नई सीरीज की शुरुआत भी करेंगे। अनिल, क्या स्ट्रैटेजी ओपनिंग ट्रेड के लिए अपनाई जा सकती है? कमजोरी के साथ शुरुआत होने के आसार हैं। अब देखना ये कि फर्स्ट डिप सीरीज की शुरुआत में खरीदी जाती है या नहीं। फिलहाल ऐसा लग रहा है, जो संकेत हैं और जिस तरह से तेजी की पोजीशंस बनी है, शायद ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस लौटने में थोड़ा सा वक्त लगे, क्योंकि ग्रीस एक बड़ी चिंता बनकर सामने आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में लेवल्स पर नजर रखें, और लेवल्स क्या होंगे। पहला लेवल तो होगा 8,330 का, कल के लोज के आसपास, और पिछले 2-3 सेशन में हमने उन लेवल के आसपास बाजार को सपोर्ट लेते हुए देखा है। तो इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के 8,330
एक तरह से रेजिस्टेंस लेवल, एक तरह से स्टॉप लॉस लेवल हो गया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ज्यादा बेहतर सेफ स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो फिर वो 8,275 से 8,300 की रेंज का होगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। उन ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने 8,000 से लेकर 8,300 के बीच में कहीं भी खरीदारी की है पिछले कुछ दिनों में, तो फिर आप 8,300 को बड़ा सपोर्ट माने। और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 8,330 एक तरह से स्टॉप लॉस हो जाता है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा दूर है लेकिन लेवल्स अभी यही दिख रहे हैं, क्योंकि बाजार में जिस तरह का मोमेंटम पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। अब अपसाइड क्या बन सकती है? अपसाइड के लिए 8,425 पहला लेवल है, जिसके पार निकलना बाजार को बेहद जरूरी है। 8,425 के पार निकले तो फिर 50 से 75 पॉइंट की तेजी बनती हुई दिख सकती है, और फिर हम 8,500 के बेहद नजदीक जाने की कोशिश कर सकते हैं, और वहां पर एक बार की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब अगर आपको 8,500 के पार निकलना है या 8,300 के नीचे गिरना है, तो फिर उसके लिए आपको न्यूज ट्रिगर चाहिए। बिना न्यूज के ये होगा नहीं, और वो न्यूज ट्रिगर शायद ग्रीस से आता हुआ दिखे, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर, और उसके लिहाज से आपको बाजार में रणनीति बनानी है। तब तक आप ये मान लें कि ब्रॉडली आपको इस 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करना है, जो 8,325 और 8,425 के बीच की 100 पॉइंट की रेंज है। तो इन लेवल के आसपास जिधर आपको बाजार पहले मिले, एक कॉन्ट्रा कॉल लिया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ, क्योंकि इंट्राडे मूव्स आपको बाजार में थोड़े से वोलेटाइल आते हुए दिख सकते हैं। न्यूज फ्लैशेस पर बाजार वाइल्डली बहुत जोर से ऊपर या नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए दिखेंगे, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पर। और लगता है ट्रेडर्स मन बनाने के पहले थोड़ा सा पोजीशन हल्की करने की कोशिश करेंगे। वीकेंड है, ग्रीस का संकट है, तो अगले हफ्ते से आपको बाजार का ट्रेंड ज्यादा सही समझ में आएगा। लेकिन इस वक्त एक सावधानी रखने की जरूरत उन ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में खरीदारी की है, तो आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। जहां भी आपको लगे कि अब बाजार थोड़ा सा खराब होता दिख रहा है, आप मुनाफा वसूली जरूर कर लें। हो सकता है बाजार आपको एक बार फिर से मौके दे जुलाई की सीरीज में खरीदारी के लोअर लेवल्स पर, लेकिन 8,500 के पार निकलने के बाद जो असली एक्शन बाजार में शुरू होगा, मुझे उसका इंतजार है। हर्षिता, वक्त हो रहा है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। बाजार के एक्शन की तो हम बात करेंगे आगे, लेकिन नजर में रहेंगे टॉप 10 स्टॉक्स, जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ होगी और हम आपको बताएंगे कहां पर आज आपकी नजर हो स्टॉक स्पेसिफिकली। और आज ढेर सारे स्टॉक्स है जहां पर खबरें हैं और खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। कौन से स्टॉक्स आज रहने चाहिए रेडार पर बताने के लिए हमारी पूरी टीम है आपके साथ। हर्षदा के अलावा सोनम मेहता, वरुण दुबे और पूजा त्रिपाठी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुरुआत पूजा आप कीजिए। जी, सबसे पहले बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। ये काउंटर आज फोकस में रहेगा, क्योंकि सोर्सेज से खबर निकलकर आ रही है कि कल बाजार बंद होने के बाद कंपनी का QIP खुला, जिसके जरिए कंपनी ने करीब 4,700 करोड़ रुपए जुटाए, और इसी के साथ साथ प्रेफरेंशियल इशू भी किया गया, जिसके जरिए प्रमोटर ने 600 करोड़ रुपए बैंक में इंफ्यूज किया और अपना स्टेक 15% पर मेंटेन रखा। इंडिया सीमेंट आज रेडार पर रहेगा, क्योंकि कल की बड़ी डील्स में राकेश दमानी की राधाकृष्णन दमानी की कंपनी डिराइव इन्वेस्टमेंट्स ने इंडिया सीमेंट में एक बड़ी डील की है। लगभग 20 लाख शेयर इन्होंने खरीदे हैं और ये सौदा हुआ है 86.61 के भाव पर। वहीं डिश टीवी के काउंटर पे भी नजर रखें, क्योंकि कल एक फंड एक्शन में, दरअसल इसमें तगड़ा फंड एक्शन हुआ है। सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड ने 92 लाख शेयर इस कंपनी के बेचे हैं। 103.70 रुपए प्रति शेयर के भाव पे ये डील हुई है। जेट एयरवेज के काउंटर पर फोकस है, जहां पर कंपनी के शेयरधारकों ने $400 मिलियन मतलब लगभग 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। ये फंड्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के जरिए जुटाए जाएंगे। एहतियात ने ऑलरेडी यहां पर डिनाई कर दिया था कि वो जेट एयरवेज में किसी भी तरह का स्टेक नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस डिबेंचर्स में जेट जो भी डिबेंचर्स यहां पर जारी करेगा, उसमें एहतियात कुछ निवेश करता हुआ दिखाई देगा। वहीं मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड पे भी नजर रखे। कल स्टॉक में करीब 4.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। दरअसल टाटा म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में करीब 2 लाख शेयर बेचे हैं। 132.77 प्रति शेयर के भाव पे ये बिकवाली की गई है। मनपसंद बेवरेजेस इसका IPO 24 जून को खुला था, आज ये बंद हो रहा है। आज आखिरी दिन है। अगर आप इस IPO को सब्सक्राइब करना चाहते थे, आपको बता दूं ये फ्रूट ड्रिंक मेकर है और अभी तक इसका IPO सिर्फ 36% सब्सक्राइब हुआ है। मतलब जो टोटल इश्यू साइज लगभग 76 लाख शेयरों का था, उसमें से बोलियां सिर्फ 27 लाख शेयरों के लिए मिली है। QIBs ने लगभग 45% सब्सक्राइब किया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 5% सब्सक्राइब किया है। वही रिटेल निवेशक ने 56% सब्सक्राइब किया है। वहीं सभी मीडिया स्टॉक्स भी आज आपके फोकस में होने चाहिए, क्योंकि सरकार इस सेक्टर में दरअसल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहती है और इसके लिए सरकार दरअसल विचार कर रही है कि इस सेक्टर में जो FDI लिमिट है उसे 26% से बढ़ा के 49% कर दिया जाए, और इसी के चलते सभी मीडिया स्टॉक्स आपके आज खास रडार पे होने चाहिए।
HDFC लिमिटेड का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर ECB के जरिए कंपनी करीब बैंक की 8,200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें कि NCDs के जरिए कंपनी 5,000 करोड़ रुपए जुटाएगी और इसके लिए HDFC को RBI से अप्रूवल भी मिल चुकी है। और फार्मा कंपनियां रडार पर रहेंगी क्योंकि दवाओं की लागत की पूरी जानकारी इनको अब अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करनी पड़ेगी, तो पूरा फार्मा सेक्टर फोकस में रहेगा और देखना होगा इसका कितना इम्पैक्ट इनके कॉस्ट में आता है। इसके अलावा अडानी पावर और बाकी पावर कंपनीज भी आपके रडार पे होनी चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय के बाद इन कंपनीज को कुछ रिलीफ मिली है, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने दरअसल 2,400 मेगावाट के पावर रिक्वायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म PPA साइन कर लिए है और इसमें अच्छी खासी कॉम्पिटेटिव बिडिंग देखने मिली है, जिसमें अडानी पावर, जिंदल इंडिया थर्मल पावर, SR पावर जैसी कंपनीज ने यहां बिड किया है, जिसमें अडानी पावर ने 540 मेगावाट के लिए बिड जीत ली है। ₹4.49 प्रति यूनिट के भाव पे ये बिड इन्होंने जीती है, तो एक बड़ी रिलीफ इस कंपनी के लिए आते हुए दिखाई दे रही है। GMR इंफ्रा इस कांटे पर नजर रखेगा, जहां पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने NCR मतलब दिल्ली के रीजन में सेकंड एयरपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव को बहुत जल्द कैबिनेट के पास भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। GMR ग्रुप जो ऑलरेडी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करती है, इनके पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल होगा अगर वो इस एयरपोर्ट के लिए इंटरेस्टेड है, और साथ ही सरकार को अपने कुछ नियमों का भी यहाँ पर बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स के मुताबिक दूसरा एयरपोर्ट 150 किलोमीटर्स के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के आसपास नहीं बन सकता, तो शायद सरकार को भी अपने नियमों का कुछ बदलाव करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। और शायद यही वजह थी कि GMR का स्टॉक आखिरी कुछ मिनटों में तेज उछाल दिखाता हुआ कल के लोज से काफी जबरदस्त रिकवरी देता हुआ नजर आया, यानी कि सेकंड एयरपोर्ट बनाने के लिए इन्हें पहला हक मिल सकता है। ये खबर इंपॉर्टेंट है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फोकस इन सारे स्टॉक्स पर होगा। क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या लेवल्स अहम है, कैसे ट्रेड करें आप, और साथ ही बाजार के डायरेक्शन पर भी बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त तकनीकी राय देने के लिए आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और अल्टामाउंट कैपिटल के के सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर फंडामेंटल राय देने के लिए। बाजार पर वायदा कारोबार की रणनीति लेंगे हम मोतीलाल ओसवाल के डेरिवेटिव एक्सपर्ट दीपेश मेहता के साथ। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर। राकेश, शुरुआत आपके साथ की जाए, बताएं कैसे पढ़ रहे हैं आप चार्ट्स को? क्या जुलाई की सीरीज की जो आज शुरुआत होती दिख रही है, क्या निफ्टी पर कहीं भारीपन या यूं कहें कि ओवरबोट होने के संकेत नजर आ रहे हैं 10 दिनों की तेजी के बाद, या फिर अभी भी मोमेंटम बरकरार है? क्या लेवल्स अहम है और कैसे ट्रेड करेंगे आप निफ्टी को अगर आज 30-35 अंक नीचे घुस जाए हम तो? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, निफ्टी का ट्रेंड क्लियरली अप है, बट साथ साथ हम देखें तो ऊपर की तरफ 8480 से लेकर 8500 एक स्ट्रांग सप्लाई एरिया है, और निफ्टी में नीचे की तरफ देखें तो जिन ट्रेडर्स ने नीचे से लॉन्ग करा है, मेरा ऐसा मानना है 8329 के स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी की पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। अगर निफ्टी में गिरावट आती है तब बाइंग करनी चाहिए। इन स्तरों पे ऐसा लगता नहीं अनिल जी कि ऊपर में 8480 8500 के लेवल्स टूट पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है वेट एंड वॉच पॉलिसी रखनी चाहिए। ऊपर में 8500 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और ये मेरे को सिर्फ एक ही सूरत में लगता है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज रैली लेता है जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, तब ऊपर में 8500 के लेवल टूटेंगे। अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता है कि गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। इन स्तरों पे जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी से संकेत है गैप डाउन ओपनिंग के, मेरा ऐसा मानना है वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। अगर बाइंग मार्केट में आती हुई दिखे तब एक बाइंग साइड की पोजीशन लेनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा साइड में होकर बैठना चाहिए। गिरावट बढ़े तब खरीदारी करनी चाहिए। चले गिरावट में लेकिन खरीदारी का एक अच्छा मौका दिख रहा है। देखिए एसजेएक्स निफ्टी भी निचले लेवल से काफी रिकवर हो चुका है। लगभग 60 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी सुबह में, अब महज 30 अंक नीचे है, तो आधा रिकवर हो चुका है ये इंडेक्स लो से। हमारे साथ दीपेश मेहता भी हैं और साथ ही के सुब्रमण्यम भी। दीपेश, जुलाई सीरीज आज शुरुआत होने वाली है। जून सीरीज में आप देखें 8400 की काफी चर्चा हुई, उसके काफी करीब हम टिके हैं। अब जुलाई सीरीज में बहुत बड़े इवेंट्स हैं, मॉनसून सत्र होगा, इसके अलावा रिजल्ट्स भी आएंगे Q1 के, और ये एक लंबी सीरीज होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स जो इंटरनेशनल एक्शन है उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही। क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी जुलाई सीरीज में, कैसे अप्रोच करेंगे?
अर्शदा, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से रोल ओवर्स हुए तो पार्टिसिपेशन ऑलरेडी कम है मार्केट के अंदर, बट यहाँ से अगर आप देखें तो अगर नीचे की साइड पे तो नीचे की साइड में भी रूम बहुत कम दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट फिगर्स देखे अगर कॉल के साइड पे तो काफी वीक है कंपेयर टू पुट्स, तो पुट्स काफी स्ट्रांगली खड़े हैं लोअर लेवल्स पे। तो मुझे समवेयर लग रहा है कि एक बाय और डिप स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ये पूरी एक्सपायरी के लिए, बिकॉज अगर आप पीसीआर ओआई का एक बिहेवियर भी देखें एक्सपायरी टू एक्सपायरी, तो एक पॉजिटिव बिहेवियर यूजुअली एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है नेक्स्ट एक्सपायरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम हियर ऑन एनी डिप 100-150 पॉइंट के अगर डिप दिखता है, अगर एक्सपायरी के लिहाज से अगर मैं बोलूँ तो 100-150 पॉइंट का डिप दिखता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ऊपर में 8500 और 8700 के लेवल्स के लिए प्ले करने के लिए। नीचे में 8200 बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल होगा, और एक कोई स्टॉप लॉस रखना चाहे तो एक्सपायरी के लिहाज से 8000 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 8700 तक के टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 8000 का स्टॉप लॉस? हाँ, तो 8200 और 8300 का एक बाइंग एरिया है, तो एक वहाँ एक एरिया पे बाइंग रख के एक पोजिशनल बेसिस पे लिए एक्सपायरी बेसिस के लिए अगर 8700 के लिए ट्रेड कर सकता है। तो प्रिसाइजली अभी खरीदारी नहीं करनी है अगर सीरीज के लिहाज से देखना है तो 8200-8300 की रेंज में अगर निफ्टी आए तो फिर सीरीज के हिसाब से खरीदारी करें, तब 8000 का स्टॉप लॉस और 8700 का। लेकिन दीपेश, ये तो थोड़ा लंबी बात हुई। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म 2-4 दिनों के लिए अगर निफ्टी पर व्यू रखना हो तो फिर क्या लेवल्स है हमें? जो रेजिस्टेंस लेवल है एंट्री लेवल वो ऊपर क्रॉस नहीं करता है तो फ्रेश खरीदारी नहीं करे। तो ये लेवल्स एक सप्लाई जोन का लेवल है, तो मे बी ये लेवल्स पे खाली पुट बाय करने का अगर ध्यान किसी का है तो एक खाली पुट बाय कर सकते हैं नीचे के लेवल्स के लिए प्ले करने के लिए। बट अगर वापस नीचे में अगर 82-8300 के बीच में आता है तो आई थिंक एक 100-150 पॉइंट की मैक्सिमम गिरावट हो सकती है यहाँ से मार्केट में। ऊपर में 50-60 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रख के 100-150 पॉइंट की गिरावट के लिए प्ले कर सकते हैं एक वीक के अंदर। बट अगर आप पोजिशनल के लिए तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, और मैं चाहूंगा कि स्लोली बाइंग में ही अपना ध्यान बना के रखें। चलिए, तो ये राय आती हुई इस वक्त निफ्टी पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए बाजार की इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस और साथ ही 5 बड़े सवाल जो जुलाई सीरीज की शुरुआत में आपके लिए अहम है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रीस पर कोई सहमति नहीं बनने से अमेरिकी बाजारों में गिरावट, डाउ 0.5% लुढ़का, एशियाई बाजारों की खराब शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में 0.5% की गिरावट। तो आरबीआई ने जो रेट कट किया उसके हिसाब से 30 बेसिस पॉइंट्स हमारा बेस रेट कम हो चुका है ऑलरेडी इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, एंड आगे जाते हुए थोड़ा और कम होना चाहिए। कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर, एक्सिस बैंक ने कर्ज सस्ता करने के लिए दिए संकेत। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में एक्सिस बैंक की एमडीए और सीईओ शिखा शर्मा ने कहा, लागत कम होते ही ग्राहकों को देंगे तोहफा। उदय कोटक ने भी कर्ज सस्ता करने की कही बात। We have done a base rate cut in this year, and we will look at more in the next few weeks and months. लेकिन कर्ज सस्ता करने के नाम पर आईसीआईसीआई बैंक ने की सिर्फ खाना पूर्ति, महज 5 बेसिस पॉइंट कम किया बेस रेट। एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख ने घर के साथ साथ जमीन खरीदने पर कर्ज देने की वकालत, कहा जमीन पर कर्ज मिलेगा तो बिल्डर भी सस्ता करेंगे घर। We'll love to put at least a higher limit. The lower limits definitely will not like the predicting price on the lower limit also, but in case required, then we'll like to put our price keeping at the upper end. सरकार की हवाई किरायों पर लगाम लगाने की तैयारी, एयरलाइंस खुद नहीं मानी तो डीजीसीए के जरिए कसी जाएगी नकेल। और अब दिल्ली में सिनेमा और टीवी देखना पड़ेगा महंगा, दिल्ली सरकार ने एंटरटेनमेंट टैक्स 20% से बढ़ाकर 40% किया। और मैगी के बाद अब केएफसी सवालों के घेरे में, हैदराबाद में फ्राइड चिकन के सैंपल में पाई गई गड़बड़ी, लेकिन केएफसी ने कहा आरोप है झूठे। और जुलाई सीरीज की शुरुआत आज से, लेकिन क्या है वो बड़े अहम सवाल जो आपको जानना जरूरी है, इन सब पर रखते हैं नजर। चलते हैं हर्षदा के पास। बताइए हर्षदा, कौन से सवाल हैं आज अहम?
शुक्रिया अनिल। सबसे पहले रेडार पर इंटरनेशनल मार्केट का ये हाल रहेगा, क्योंकि वहां पर जिस तरह की बिकवाली देखने को मिली है, क्वेश्चन यही है कि भारत पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा। एसजीएक्स निफ्टी में हल्की मुनाफा वसूली के साथ शुरुआत तो वैसे भी देखी जा रही है। इसके अलावा जुलाई सीरीज की शुरुआत में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कंसिडरिंग ये सीरीज 5 हफ्ते की होने वाली और ढेर सारे इवेंट्स होंगे। रिजल्ट सीजन शुरू होगा, साथ ही साथ मॉनसून सत्र, और यहां पर बड़े बड़े बिल क्या पास हो पाएंगे या नहीं, ये तमाम सवाल सरकार के सामने खड़े होंगे। तो ओवरऑल जुलाई सीरीज में क्या रणनीति है, ये सब लोग पूछ रहे हैं। और इस नई सीरीज में क्या हम 8500 के पार निकल पाएंगे? निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर वो होता है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है सीरीज के लिए है। और जिस तरह के संकेत अब मिलने लगे हैं, जून सीरीज की समाप्ति, और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो बाजार पर असर डाल सकती है, ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या गिरावट पर खरीदारी का एक तगड़ा मौका है, या फिर अब ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली का जोर आएगा? और आज खास तौर से स्टॉक स्पेसिफिक्स में इंडसइंड बैंक, जिसके QIP की खुल गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया सीमेंट, जहां पर बड़े दिग्गज निवेशकों ने अपना निवेश किया है और भरोसा दिखाया है स्टॉक में, आपकी क्या रणनीति हो? छोटे निवेशक क्या करें, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ओके, तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ ही इन सब सवालों पर और इन सब शेयरों पर करेंगे फोकस। बने रहिए हमारे साथ। अब देख रहे मार्केट काउंटडाउन CNBC आवाज पर। हमारे साथ है राकेश बंसल, के सुब्रमण्यम और दीपेश मेहता। फोकस करेंगे स्टॉक्स पर। इंडसइंड बैंक जो QIP अपना खोलेगा आज, करीब $75 करोड़ रेज करने का इरादा है, और करीब जो प्राइस तय की गई है वो ₹821 पर शेयर के आसपास की गई है। मिस्टर सुब्रमण्यम, क्या कॉल रहेगा आपका इस बैंक पर, कंसिडरिंग वैसे भी हमने देखा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बड़े पैमाने पर लोगों ने पिछले कुछ दिनों में पैसे लगाए हैं? जरूर है, डेफिनेटली यहाँ पर हम पूरे पैक को अगर देखें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डेफिनेटली बेट्स काफी एग्रेसिव है, और उसके चलते यहाँ पर मेरा मानना है कि यहाँ पर जो भी इनकी जो कैश इनफ्लो आने वाली है, तो ऑब्वियसली ये काफी अहम रहेगा, और आने वाले टाइम पे इसका प्रॉफिटेबिलिटी का भी असर देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली एक एग्रेसिव यहाँ पर बेट यहाँ पर आई थिंक ली जा रही है, और मेरा मानना है कि यहाँ पर निवेशकों को भी एट एनी डिप अगर मिले तो यहाँ निवेश करनी चाहिए। चार्ट पर क्या संकेत है राकेश, क्या कहीं कोई थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है, और अगर हो तो फिर क्या वहां खरीदारी के मौके होंगे? किन लेवल्स पर स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए, अपसाइड और डाउन साइड दोनों के हिसाब से? देखिए अनिल जी, इंडसइंड बैंक की कल की क्लोजिंग 867 के अराउंड है, कल का हाई 885 है, और 885 एक मेजर रेजिस्टेंस है। जो पिवट 8500 का निफ्टी के लिए जो मायने रखता है, वही 885 के लेवल्स हैं, वही रेजिस्टेंस उसी इंटेंसिटी का इंडसइंड बैंक पर 885 का है। निश्चित स्तरों पर इंडसइंड बैंक में 800 रुपए का अच्छा सपोर्ट है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। इस खबर के चलते अगर कोई वीकनेस आती है तो मेरा ऐसा मानना है वो खरीदारी का मौका होगा। अनिल जी, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ कंपनीज के जब QIP आते हैं तो कुछ में करेक्शंस आती हैं और कुछ में एक रैली बनती है। मेरे को लगता है इंडसइंड बैंक में अगर कोई करेक्शन आएगी तो वो ज्यादा समय टिकेगी नहीं, इसमें बाइंग करके ही चलना चाहिए। गिरावट अगर मिलती है तो इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। ओके, गिरावट में खरीदारी का मौका इंडसइंड बैंक में यहाँ पर। लेकिन कुछ और काउंटर्स जो शायद हरकत में दिखाई देंगे आज, उनमें एविएशन कंपनियों पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी मिस्टर सुब्रमण्यम। कंसिडरिंग अब सरकार काफी कड़े कदम उठा रही है और नकेल कस रही है कि कंपनियों को यहाँ पर उनके प्राइसिंग पर स्पेशली कितना वो भाव बढ़ाते हैं अपने टिकट्स का, वो कैप करेंगे। कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी ये कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। जेट, स्पाइस जेट जैसी कंपनियों में क्या आज एक एग्जिट कॉल लेना फिर ठीक है? जी, आई थिंक इन ए वे ये जो भी डिसीजन दिया, आई थिंक काफी वेलकम डिसीजन है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर लास्ट मिनट में जिस हिसाब से एयर फेयर्स की जो प्राइसेस शूटअप होती है वो काफी चिंता का विषय है। और मेरा मानना है कि इसका जो असर आएगा, यहाँ पर जो अर्ली डिस्काउंट्स वगैरह दी जाती है, यहाँ पर शायद कटौती में यहाँ पर आई थिंक कम होने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अगर वहां पर कैप लग जाती है तो आई थिंक अर्ली डिस्काउंट्स जो मिलती है वहां पर कैप, तो एक तरफ से एक स्टेबिलिटी आने की पूरी संभावना है, जो इस आई थिंक पूरे इंडस्ट्री के लिए काफी जरूरत है। और
आई थिंक ये काफी वेलकम डिसीजन है और मेरा मानना है कि शायद एक नीजक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन लंबे दौरे के अगर हम देखें तो आई थिंक ये काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक और स्टॉक जहां पर एक्शन रहने वाला है और उस पर राय लेना चाहता हूं सुब्रमण्यम साहब आपसे, वो है इंडिया सीमेंट। खबरें ये आ रही कि जाने माने दिग्गज इन्वेस्टर राधाकिशन दमानी ने 20 लाख शेयर इस स्टॉक के खरीदे हैं, लगभग 86 रुपए 60 पैसे के आसपास, जहां पर कल ये क्लोज होते हुए दिखा था। काफी जबरदस्त फॉलोइंग है, पहले भी काफी बेहतरीन पिक्स उनके पोर्टफोलियो में रही है। क्या लगता है, क्या एक फॉलो बाइंग उनके नाम आने के बाद इस स्टॉक में आ सकती है? हालांकि विवादों में रहे हैं प्रोमोटर और उसकी वजह से इस स्टॉक में इतना करेक्शन हुआ है, तो क्या एक वैल्यू ऑफर करता है ये शेयर, खरीदना चाहिए इन सब नेगेटिव्स को देखते हुए भी? जी, ब्रॉडली डेफिनेटली इंडिया सीमेंट्स की जो अगर हम ओवरऑल सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो काफी अंडर परफॉर्मर रहा है, काफी विवादों में जुटा हुआ है, लेकिन आई थिंक बीच में इनका जो आईपीएल का जो एक डीमर्जर की बात वगैरह चली थी और उसके चलते आई थिंक थोड़ी बहुत यहाँ पर बढ़त देखी थी। तो हो सकता है ऐसा कोई खास वजह है जहां पर बाइंग की ऑफकोर्स 75 रुपया में के आसपास ये अच्छा खासा वैल्यूएशन पे है और आगे उसके पास बढ़त भी देखे हमने, तो करंट लेवल पे एक रीजनेबली वैल्यू स्टॉक है। आई विल नॉट से इट इज एक्सपेंसिव नॉर वेरी चीप, बट तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, तो डेफिनेटली एक यहाँ बढ़त या मामूली सी बढ़त मिलने की पूरी संभावना है, जहां पर इतने अच्छी दिग्गज प्रोमोटर यहाँ पर इन्वेस्टर निवेश किए। डेफिनेटली एक मीडियम टर्म पॉजिटिव का रुख लेके आई थिंक चलना चाहिए। टेक्निकली राकेश क्या कॉल रहेगा इस स्टॉक पर? हर्षिता, टेक्निकली स्टॉक अच्छा है, शॉर्ट टर्म का नजरिया बना के इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है 83 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ 94-95 रुपीज के टारगेट के लिए। हर्षिता, एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस बड़े निवेशक को देख के इंडिया सीमेंट की बात हो रही है, अगर आप इनका पीछे का भी देखें, जिन जिन कंपनियों में इन्होंने स्टेक लिया है, वो स्टेक जो है एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में भी रोल ओवर नहीं हुआ, तो लंबी अवधि का नजरिया तो नहीं बनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है एक रैली बन सकती है 94 रुपीज से लेकर 95 रुपीज तक की। ओके, 94 से 95 तक के लेवल्स इंडिया सीमेंट में लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। फोकस होगा वायदा कारोबार पर। हमारे साथ दीपेश मेहता भी जुड़ेंगे और साथ ही देखेंगे किस तरह से दिग्गज बैंकर्स, एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख, कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस चेयरमैन उदय कोटक, एक्सिस बैंक की एमडी और सीईओ शिखा शर्मा, इन सबसे एक्सक्लूसिव बातचीत इस ब्रेक के बाद। और एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने कर्ज सस्ता करने के संकेत दिए हैं। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में एक्सिस बैंक की एमडी और सीईओ शिखा शर्मा और कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उदय कोटक ने जल्दी ही दरों को सस्ता करने की बात कही है। आरबीआई ने जो रेट कट किया उसके हिसाब से कुछ 30 बेसिस पॉइंट्स हमारा बेस रेट कम हो चुका है ऑलरेडी इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, एंड आगे जाते हुए थोड़ा और कम होना चाहिए as this depository financing happens. And if RBI करे तो भी आप इस क्वार्टर में कम कर पाएंगे? तो भी कम कर पाएंगे, बट आरबीआई अगर और रेट कट करे then that will accelerate and help the process of rate cuts. We have done a base rate cut in this year, and we will look at more in the next few weeks and months. The key issue for banks is cost of deposits, and there are many competing savings instruments, including savings instruments from the Government of India, like Public Provident Fund, special schemes for women. There is national savings schemes. So all these schemes are offering rates between 8.5% and 9%, and therefore our ability to drop deposit rates is constrained by competing instruments. वहीं एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जमीन की बैंक फाइनेंस की फिर से खोलने की अपील की है। पारेख ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जमीन खरीदने के लिए बैंक से लोन पर लगी रोक को हटा लेना चाहिए। पारेख के मुताबिक अगर जमीन खरीदने के लिए कम ब्याज पर लोन मिलेगा तो बिल्डर्स भी सस्ते घर बना पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम रिहायशी बिल्डिंगों के लिए जमीन खरीदने पर तो बैंक फाइनेंस मिलना ही चाहिए। 2006 में प्रॉपर्टी बबल के डर से आरबीआई ने जमीन की बैंक फाइनेंसिंग पर रोक लगा दी थी। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त राकेश बंसल, के सुब्रमण्यम और दीपेश मेहता। अब वायदा कारोबार की रणनीति के लिहाज से दीपेश से बात करते हैं। दीपेश, बैंक निफ्टी किस तरह के संकेत हैं यहाँ पर और क्या ट्रेड लेना चाहिए इस वक्त इस सीरीज के लिए?
अगर बैंक निफ्टी के रोल ओवर देखे तो सबसे कम हुए अराउंड 55-56% पे ही रोल ओवर्स दिख रहे बैंक निफ्टी के, स्पेशली बिकॉज उसके जो हैवी कंपोनेंट्स स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक सब में रोल ओवर्स कम होते हुए नजर आए। सो समवेयर जो पार्टिसिपेशन प्रीवियस एक्सपायरी में था वो कंटिन्यू होते हुए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम के लिए एक फ्रेश ओआई का एक अवेट करना चाहिए फ्रेश ओआई के लिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन डेटा देखें तो एक 18,000 पे काफी स्ट्रांग सपोर्ट पुट का कंजेशन दिख रहा है। तो समवेयर द इमीडिएट कंजेशन जो दिख रहा है वो नीचे में 8,000 पे दिख रहा है और ऊपर में यूजुअली जो कॉल साइड पे वो वीकर ही होता है। तो ये टाइम भी कॉल साइड का जो कंजेशन दिख रहा है जो 19,000 पे वो कंपेरेटिवली वीकर ही दिख रहा है। तो समवेयर एक अंडरटोन तो वही निकल के आ रहा है जो निफ्टी में आ रहा था। तो एक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में भी बन रही है और उसमें मे बी एक आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई एक दो मेरे पसंदीदा काउंटर हो सकते हैं जो कि ये एक्सपायरी के लिहाज से बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी में सबसे फिट बैठते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे स्टॉक्स पर, बैंकिंग शेयरों पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे भारतीय बाजारों की कैसी होगी शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी 30 अंक नीचे, पहला सौदा और 7 ही रुपए की ओपनिंग इस छोटे से ब्रेक के बाद।